अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इब्तिदाई पीरियड्स में से सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड है एज ऑफ चौसर, जो कि फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहलाता है। तो आज हम उसकी एज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एंग्लो नॉर्मन पे वीडियो बनाई जो कि 1066 से लेकर 1400 तक थी, लेकिन ये 1340 से लेकर 1400 तक है, क्योंकि मैंने बताया था उस वीडियो में कि इस सारी का इतलाक़ एंग्लो नॉर्मन या मिडिल एजिस पर होता है, लेकिन जो एज ऑफ चौसर है उसको बाज़ औक़ात अलग कर दिया जाता है दरमियान में से। तो मैंने एक बार सरसरी नज़र से उसमें भी इसको डिस्कस किया है। आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बग़ैर टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। चौसर की बर्थ 1340 से लेकर डेथ तक 1400 तक, यानी 60-61 साल जो ज़िंदगी बनती है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको याद रखने के लिए अगर इस ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो याद रखने में आसानी होगी। पहला हिस्सा और पहला मरहला जो है वो है फ़्रेंच लिटरेचर का, जिसमें या उसने फ़्रेंच लिटरेचर का इंग्लिश में तर्जमा किया है और सारा उनसे मुतासिर होकर लिखा है। और दूसरा मरहला जो है वो इटालियन लिटरेचर का, जो इटालियन पढ़ के इन्होंने और इटालियन लिटरेचर की वजह से इन्फ्लुएंस लेकर इंग्लिश में आए। और तीसरा मरहला मुकम्मल इंग्लिश की कंट्रीब्यूशंस का है। पहले 2 मराहिल में इन्होंने गैर इंग्लिश यानी फ़्रेंच और इटालियन लैंग्वेज को अपनाया, और उसके बाद जब थर्ड इनकी ज़िंदगी का मरला आया, आखिरी अय्याम आए, आखिरी चंद साल आए, तो इन्होंने ये सोचा कि जो मेरी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, अपनी मेरी मादरी ज़बान है, उसके अंदर लिटरेचर होना चाहिए। तो अब इन्होंने जो उसके अंदर काम किया वो तीसरा मरहला है। तो टोटल इनकी ज़िंदगी को 3 मरहलों में तकसीम करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी इसकी लाइफ के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम हैं जो कि यहाँ पे बात बयान करना ज़रूरी है और जिनका इसकी ज़िंदगी के ऊपर, इसके लिटरेचर के ऊपर और इसके दीगर वर्क के ऊपर इन्फ्लुएंस छोड़ती है। तो ये बात याद रख लीजिए कि 1340 से लेकर 1400 तक इसकी ज़िंदगी में 3 बहुत अहम वाक़यात हुए हैं जिनका याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहला 100 ईयर वार्स, जो कि 1337 से लेकर 1453 तक इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान हुई थी बादशाहत के उसूल के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर कब्ज़ा कर लिया था और यहाँ पे अपनी बादशाहत मुसल्लत की हुई थी। तो अब फ्रांस जो है वो अभी बादशाहत अपनी बरकरार रखना चाहता था, लेकिन इंग्लैंड अपने आप को आज़ाद करवाना चाहता था। तो इसलिए ये इनके दरमियान, इन दोनों मुल्कों के दरमियान वक्फे से जंग जारी रही, जो कि तकरीबन 116 साल के अरसे तक जारी रही। उसके बाद ब्लैक डेथ, ये एक ताउन की वबा थी जिसके अंदर कहा जाता है कि यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो साफ़ हो गई थी, यानी 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर मारे गए थे। जिस तरह आजकल कोरोना में काफ़ी सारी अमवात हो चुकी हैं, इसी तरह वहाँ उस वक़्त भी एक वायरस आया था जो कि ब्लैक डेथ के नाम से मशहूर हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो पीजेंट्स रिवॉल्ट के नाम के साथ मशहूर है। ये दरअसल 100 ईयर वार जो थी उसकी लड़ाई का नतीजा थी। 100 ईयर वार का ये नतीजा है वो ये कि जब दोनों मुल्क आपस में लड़ते रहे, दोनों मुल्कों के बादशाह एक दूसरे को धमकियां देते रहे, वक्फे से उनके दरमियान जंग जारी रही, तो अवाम पर, जो आम अवाम थी, उस पर इसका बहुत बड़ा और बहुत बुरा असर हुआ। वो ये कि जो किसान थे उनके ऊपर टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से किसान अपनी ज़िंदगियों से नफ़रत करने लगे, अपने काम से नफ़रत करने लगे और ख़ुदकुशी तक करने पर मजबूर हो गए और उन्होंने ख़ुदकुशियाँ की। तो ये 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, ये जो 3 इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, ये उस वक्त चल रहे थे। एडवर्ड 3 उस वक्त किंग था। तो ये हालात थे जिसके अंदर 1340 के अंदर जेफरे चौसर ने जन्म लिया। और लिटरेरी हवाले से आप जानते हैं कि फ़्रेंच
और इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश जो है, इन दोनों ज़बानों को मिलाकर एक एंग्लो नॉर्मन ज़बान बना दी गई थी जो कि फ़्रेंच और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर थी। अब ये ज़बान अब बिल्कुल रेडी थी चौसर के हाथों में जाने के लिए कि अब ये वक्त आ चुका था कि चौसर आए और आकर इसको स्टैंडर्डाइज़ करे, इसको अपने पाया कमाल तक पहुँचाए। तो खुशकिस्मती से जो चौसर है, इसकी पैदाइश एक ऐसे घराने में होती है जो कि शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और इसका कोर्ट के साथ वास्ता रहता है। चौसर के वर्क की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है शेक्सपियर और जॉन मिल्टन के मुकाबले में कि इन्होंने पूरी दुनिया घूमी है। इन्होंने दुनिया घूम कर लिखा है। दुनिया से मुराद ये है कि इन्होंने इटालियन गए, फ्रांस गए, जंग के अंदर लड़ते रहे, 100 ईयर वार के अंदर लड़ते रहे। उस वक़्त ये पकड़े गए और 16 पाउंड की भारी रकम देकर इनको छुड़वाया गया। उसके बाद एज आ पेंटर काम करते रहे। बहुत सारे वर्क्स इन्होंने किए। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्होंने बहुत सारे काम सर अंजाम दिए, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने से इनको काफ़ी तजर्बात हासिल हुए, जो कि इनकी पोइट्री को और इनके लिटरेचर को, इनके जितना भी वर्क है उसको एक नया रंग देती है, एक नया अंदाज़ देती है, तो जो कि पढ़ने वाले को, रीडर को अपने तरफ मुतवज्जह करती है। तो हम ये बात कर रहे थे कि चौसर की लाइफ को 3 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहला, ये तो मैंने अभी उसका थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया। सबसे पहला फ़्रेंच, दूसरा इटालियन और तीसरा इंग्लिश। अब इन पे ज़रा बात करते हैं कि फ़्रेंच मरहले के अंदर उन्होंने क्या काम किया, और फिर इटालियन में और फिर इंग्लिश में। बस ये इसके अंदर जो उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो याद रख लेनी हैं। तो फ़्रेंच मरहले में जो सबसे काबिल ज़िक्र और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो 2 हैं। सबसे पहला जो फ़्रेंच एक लॉन्ग पोइम थी, ले रोमन डी ले रोज़, इसका इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जो कि रोमट ऑफ द रोज़ इसके नाम से, यानी फ़्रेंच लिटरेचर को पढ़ के उससे मुतासिर होकर इन्होंने ये वर्क लिखा। उसके बाद बुक ऑफ द डचेस। बुक ऑफ द डचेस में ये है कि इनकी जो वाइफ थी, उस वाइफ की फ्रेंड के जो हस्बैंड थे, वो इनके दोस्त भी थे, वो फौत हुए। उनके इंतकाल पर जो इन्होंने एलिजी लिखी उसको बुक ऑफ द डचेस का नाम दिया। उसके बाद ABC के सीरीज़ से इन्होंने एक शॉर्टर पोइम्स लिखी। तो जो पहली है रोमट ऑफ द रोज़, उसमें इन्होंने कोर्ट के साथ यानी अदालत के साथ मोहब्बत का इजहार किया है और ये सबक दिया है कि लोगों को अपनी अदालत से, अपने इंसाफ के मरकज़ से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि ख़ुद शाही ख़ानदान से वाबस्ता थे और इनका वहाँ ही लेन देना था, आना जाना था, तो उस वजह से इनका ये इन्फ्लुएंस छोड़ा। उसके बाद इनका दूसरा मरहला शुरू होता है। दूसरे मरहले में इटालियन लिटरेचर से इन्होंने मुतासिर हुए और उसके बाद उससे जो इन्होंने इन्फ्लुएंस लेकर जो वर्क किया, उसमें सबसे मशहूर जो सबसे पहला है वो है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रिलस एंड क्रिसाइड, द स्टोरी ऑफ क्रिसिल्डा और द हाउस ऑफ फेम। ये जो 4-5 वर्क हैं ये इटालियन लिटरेचर से मुतासिर होकर लिखे गए थे और इस मरहले की ड्यूरेशन 1373 से लेकर 1384 तक है। यानी इनकी ज़िंदगी के 2 मराहिल 1340 से लेकर 1384 तक फ़्रेंच और इटालियन लिटरेचर से मुतासर होकर लिखे गए। उसके बाद जो इनकी ज़िंदगी के आखिरी 12 साल थे वो काम इन्होंने मुकम्मल इंग्लिश में किया। अपनी सारी तवज्जो इंग्लिश लिटरेचर को दी, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा और मशहूर वर्क है वो है कैंटरबरी टेल्स, जो कि बदकिस्मती से मुकम्मल तो नहीं हो सका, लेकिन उसने आने वाले राइटर्स के लिए, पोइट्स के लिए बहुत लंबी राहें खोल दी। कैंटरबरी टेल्स दरअसल एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे सफ़र की कहानी है कि जिसमें इनका मुक़द्दस मकाम है पिलग्रिम, उधर को ये सफ़र करते हैं। तो जितने भी जाने वाले हैं, आज़मीन हैं, वो 24 बंदे हैं। 24 बंदों को जो उनका मेज़बान है वो कहता है कि भाई आप में से हर बंदा 2-2 कहानियाँ सुनाएगा, 2 आते वक्त, 2 जाते वक्त। तो जो बंदा सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसको आने जाने का कोई ख़र्चा नहीं देना पड़ेगा, उसका खाना मेरे ज़िम्मे होगा। तो 24 बंदों में से 20 की इन्होंने लिख सके हैं, क्योंकि आखिर में इनकी डेथ हो गई थी, ये काम कंप्लीट ना हो सका। हैरी बेली के नाम से वो बंदा मेज़बान था जिन्होंने इनको ये पेशकश की और ये
कहानियाँ सुनाने को कहा। ये मेन वर्क्स थे जो कि चौसर ने अपनी ज़िंदगी में सरअंजाम दिए, और ये ऐसे वर्क्स थे कि जिन्होंने आने वाले तमाम शुअरा को, तमाम राइटर्स को लिमिटेड चीज़ों से बाहर निकल कर कुछ और अंदाज में लिखने की एक नई राह दिखलाई। इससे पहला जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस पे लिखा जाता था, तो या रिलीजियस पे लिखा जाता था तो या फिर रिलीजन के अलावा किंग आर्थर और उनकी नाइट्स के बारे में लिखा जाता था, या इनके जो क्लर्जी होते थे, जो पहले लोग गुजर चुके थे, जो इनके हीरो कहलाते थे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा जाता था। तो इन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से हटकर भी कुछ देखें, कुछ और भी चीज़ें हैं तो उन पर ज़रा लिखें, जो आने वाले पूरी सदी के अंदर 1400 के अंदर इसकी डेथ हुई। 1400 से लेके तकरीबन 1500 तक 100 साल आने वाले तमाम राइटर्स ने इनको कॉपी किया। इन्होंने जो जो इस्लाहात मुतारिफ़ करवाई पोइट्री के अंदर, प्रोज़ के अंदर, जो भी इन्होंने नई चीज़ें मुतारिफ़ करवाई, वो पूरी एक सदी इनको कॉपी करने में गुजर गई। उसके अलावा जेफरी चौसर के बहुत सारे नाम हैं जो इनके अलकाबात हैं, जो बाद में आने वाले राइटर्स की तरफ से इनको इनके काम की वजह से दिए गए, जिनमें से चंद नाम ये हैं। द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जॉन ड्राइडन ने इनको ये नाम दिया। उसके बाद फर्स्ट ग्रेट मॉडर्न, द फर्स्ट ग्रेट नेशनल पोइट, फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश स्टोरी टेलर इन वर्स, फर्स्ट ग्रेट पेंटर ऑफ करैक्टर। अब ये यहाँ पे एक नई चीज़ है, तो ये शायद मैंने नहीं बताई कि चौसर ने चूँकि अपनी ज़िंदगी में एक जगह बैठ के नहीं लिखा बल्कि चल फिर कर लिखा है, तो ये चीज़ों को इस अंदाज़ में लिया करते थे कि लिखने के साथ साथ ज़हन के अंदर इमेजिन चीज़ों को करने के साथ साथ उनकी एक अमली तस्वीर भी बनाते थे, उनको पेंटिंग की सूरत भी दिया करते थे, तो फादर ऑफ पेंटिंग भी इनको कहा जाता है। उसके बाद फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश ह्यूमरिस्ट थे। ही वाज द पोइट ऑफ मैन ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर, फितरत के बहुत बड़े ये दिल दादा थे। उसके बाद इनके मरने के बाद भी इनको जो एजाज़ मिला इनकी अपनी बॉडी को, वो ये था कि इनको वेस्टमिनिस्टर एबे के नाम से एक जगह है जो कि इनके नज़दीक बहुत मुक़द्दस है, जहाँ पे सारे राइटर्स को, पोइट्स को दफनाया जाता है। सबसे पहले इनको वहाँ पे दफन होने का एहसास भी हासिल है। पहले किसी और जगह पे इनको दफन किया गया था, लेकिन बाद में इनकी जो कब्र है उसको खोद कर यहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया गया। तो ये एज ऑफ चौसर में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अगली बात भी याद रख लीजिए कि 1400 से लेकर 1500 तक आने वाले तमाम राइटर्स ने इनको कॉपी किया, इनके जो जो वर्क्स थे उनके ऊपर अपना मज़ीद काम किया, और उसके बाद फिर इंग्लिश एज की गोल्डन एज शुरू होती है, इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज शुरू हो जाती है। तो इस सदी के अंदर जिन जिन लोगों ने इनको कॉपी किया उनमें से चंद एक के नाम ये हैं। इंग्लिश चौसेरियंस और स्कॉटिश चौसेरियंस। इंग्लिश में थॉमस ऑकलीव, जॉन लिडगेट, जॉन स्केल्टन, स्टीफन हाउस और अलेक्जेंडर बार्कले। इसी तरह ये स्कॉटिश के भी जेम्स वन, विलियम डनबर और गैविन डॉगलिस वगैरह। तो इन सारे पोइट्स ने, इन सारे राइटर्स ने आने वाले पूरी सदी के अंदर इनको कॉपी किया। अब ये वो वक्त था कि जब इंग्लिश को इस कदर अहमियत दे दी गई कि फ़्रेंच लैंग्वेज एक बार बिल्कुल बैठ गई, जो कि इससे पहले काफ़ी अरसा इनके ऊपर मुसल्लत रही। लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज तक को भूल चुके थे, फ़्रेंच के अंदर इस तरह जा चुके थे, इटालियन के अंदर इस तरह जा चुके थे। तो अब ये वो लम्हा था कि जब इंग्लिश लैंग्वेज को उरूज मिलने के हवाले से, लिटरेचर को उरूज मिलने के हवाले से ये बुनियाद रखी गई थी जो कि चौसर ने रखी थी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत आसान अंदाज में चीज़ों को एक तरतीब के साथ समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को कोई समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।